क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं दोस्तों, एज एन एजुकेटेड लेडी के रूप में, के तौर पे, एज एन एजुकेटेड लेडी शी इज वेरी मच अलाइव डैश हर राइट्स। अलाइव का मतलब तो होता है जिंदा होना, और राइट्स का मतलब होता है उसके हक, उसके जो राइट्स हैं उसकी बात हो रही है। अब प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि राइट्स के प्रति आप अलाइव कैसे हो सकते हैं, जिंदा कैसे हो सकते हैं। तो यहां आपको समझना है अलाइव शब्द का मतलब है अवेयर। ध्यान ये रहे दोस्तों, अवेयर के साथ ऑफ आता है, अलाइव के साथ टू आता है। मीनिंग क्या है दोस्तों, उसे अपने राइट्स के बारे में जानकारी थी, पता थी, वह उसके प्रति जागरूक थी, जिंदा थी, जागरूक थी। अवेयर यानी जागरूक होना, तो अवेयर के साथ ऑफ आएगा और अलाइव के साथ टू आएगा। तो वह पढ़ी लिखी महिला थी, साक्षर महिला थी, इस कारण से वह अलाइव थी अपने राइट्स के प्रति। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों शानदार एक सीरीज, यहां पे एक बहुत ही प्यारी किताब ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। दोस्तों एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आराम से हम करवा रहे हैं, मजेदार तरीके से, मजा आ रहा है। आगे लिए चलता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पे। एफ्लिक्टिव डैश पेन्यूरी ही डाइड अ मिजरेबल डेथ। तीन नए वर्ड दोस्तों, एफ्लिक्टेड आया, पेन्यूरी आया, मिजरेबल आया। मिजरेबल डेथ का मतलब क्या है दोस्तों? मिजरेबल डेथ का मतलब है बहुत ही दयनीय जो उसकी हालत हुई है। डेथ यानी मृत्यु हो गई है, ऐसी मृत्यु जिसको देखकर दया आ जाए, मिजरेबल डेथ। मिजरेबल कंडीशन आपने वर्ड सुना होगा, मिजरेबल कंडीशन का मतलब होता है दयनीय स्थिति। तो मिजरेबल डेथ का मतलब है दयनीय जो मृत्यु हुई है। पेन्यूरी का मतलब क्या है दोस्तों? पेन्यूरी का मतलब है गरीबी। जब बहुत ही ज्यादा फटे हाल सिचुएशन है, गरीबी आ चुकी है, हालत खराब है, उसको कहते हैं पेन्यूरी। और दोस्तों यहां है अफ्लिक्टेड। अफ्लिक्टेड का मतलब क्या है? प्रभाव पड़ना, कोई चीज का बुरा प्रभाव पड़ना, उसके प्रभाव में ये चीज खराब हो जाना। तो पेन्यूरी के प्रभाव में वह एक मिजरेबल डेथ मरा। मिजरेबल यानी बहुत ही दयनीय डेथ मरा। अब यह सवाल उठता है कि भैया एफ्लिक्टेड के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। अब यहां हमें समझना था कि अफ्लिक्टेड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा। तो अफ्लिक्टेड शब्द के साथ लगता है दोस्तों विद। आप देख सकते हैं पेन्यूरी से अफ्लिक्ट हुआ, एफ्लिक्टेड विद पेन्यूरी। पेन्यूरी यानी होती है बहुत ही गरीबी, दयनीय स्थिति। उस ऐसी गरीबी की सिचुएशन से उस पर प्रभाव पड़ा और वो मर गया, एक बहुत ही दयनीय मौत। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया क्या मतलब है दोस्तों? प्री यानी पहला। कोई भी शब्द में अगर प्री लगा है यानी वो उससे पहले की बात कर रहा है। पोस्ट, POST, पोस्ट यानी वो बाद की बात कर रहा है। शायद ये आप में से कई लोगों को मालूम भी होगा दोस्तों। प्री इंडिपेंडेंट का मतलब है इंडिपेंडेंट से पहले, स्वतंत्रता पूर्व भारत, स्वतंत्रता से पहले वाला भारत। हैड गिवन बर्थ टू अ नंबर ऑफ सन्स, ये कहना चाह रहा है कि उसने जन्म दिया था। किसने? इस स्वतंत्रता पूर्व भारत ने जन्म दिया था। गिवन बर्थ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ध्यान से देखिएगा। यहां हम कहना चाह रहे हैं दोस्तों, उसने जन्म दिया था टू अ नंबर ऑफ सन्स फायर्ड डैश पैट्रियोटिज्म। यहां पे मीनिंग समझना है हमें कि स्वतंत्रता से पहले ऐसे कई सारे बेटों को जन्म दिया था भारत ने जन्म दिया था। फायर्ड डैश पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है बहुत ज्यादा देशभक्ति, हम इसे कह सकते हैं। वैसे आप एक याद रखना दोस्तों, फायर्ड के साथ एट का प्रयोग किया जाता है जब आप गोली चला रहे हैं। फायर्ड एट समबडी, मतलब आप जब गोली चला रहे होते हैं तब फायर्ड के साथ एट लगाते हैं। यहां फायर्ड गोली चलाने के लिए तो होगा नहीं। अच्छा, एक फायर्ड और भी होता है जहां पे नौकरी से निकाल देते हैं, यू आर फायर्ड। इसके साथ कोई प्रीपोजिशन की आवश्यकता ही नहीं है। यहां जो फायर्ड है वो है एनर्जी से परिपूर्ण हो जाना, भर जाना। वो पेट्रियोटिज्म से भरे हुए थे, फायर्ड विद पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म यानी कि दोस्तों देशभक्ति से सराबोर थे, सरोबार थे, भरे हुए थे, लबालब थे, ऐसा कहना चाह रहे हैं हम। तो यहां आ जाएगा फायर्ड विद। क्वेश्चन नंबर 19 देखें दोस्तों। शी वॉज ओवरकम। दोस्तों ओवरकम का तीसरा फॉर्म भी ओवरकम ही होता है। आप सोच रहे होंगे कि वॉज के बाद ओवरकम कैसे आया दोस्तों? वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, केम और कम। शी वॉज ओवरकम पैसिव है,
तो क्या हो जाएगा, बाय फटीग। फटीग का मतलब है बहुत ज्यादा थकावट, थकावट का मतलब है रेस्टलेस, रेस्टलेस का मतलब है बहुत ज्यादा थक जाना, टायर्ड हो जाना। तो ये कह रहा है कि भैया फटीग से बहुत ज्यादा टायर्ड होके, बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई थी, एंड वेंट टू बेड, और वो कहां चली गई भैया, वो बेड चलेगी बहुत ज्यादा टायर्ड होके। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, हाउ कैन अ हाईली सक्सेसफुल पर्सन, इतना ज्यादा सफल, सक्सेसफुल यानी सफल व्यक्ति जब बहुत ज्यादा सफलता को हासिल कर लेता है, ऐसा सफल व्यक्ति लाइक हिम, उसके जैसा, बी डिवॉइड डैश कॉमन सेंस। अरे भैया उतना ज्यादा सफल व्यक्ति, कॉमन सेंस की कमी उसमें कैसे हो सकती है। याद रखने वाली बात दोस्तों, नोट करने वाली बात कॉपी के अंदर, डिवॉइड शब्द के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। डिवॉइड यानी कमी होना, खल जाना, मन माइनस हो जाना। तो डिवॉइड शब्द के साथ याद रखने वाली बात है, ऑफ का प्रयोग करेंगे। डिवॉइड ऑफ समथिंग यानी कॉमन सेंस की कमी होना। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इतना सफल व्यक्ति जो है, उतना उसके जैसा, हाउ कैन, वो इतना डिवॉइड कैसे हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं, उसमें कॉमन सेंस की कमी कैसे हो सकती है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पे, शी इज डिस्टाइंड अ करियर हायर देन यू एक्सपेक्ट। यू एक्सपेक्ट यानी तुम उम्मीद करते हो, तुम आशा करते हो, उससे हायर यानी उससे ज्यादा, हाई उससे ज्यादा। ये कहना चाह रहे हैं कि तुम जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम जो उम्मीद कर रहे हो, उससे ज्यादा हाई उसका करियर जो है, शी इज डिस्टाइंड फॉर, उसकी डेस्टिनेशन वो पक्का है, निर्धारित है। डिस्टाइंड का मतलब है उसकी डेस्टिनी निश्चित है। क्या कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं वह तो निश्चित रूप से एक ऐसा करियर जो तुमने सोचा है, जो तुमने आशा की है, उससे भी हाई करियर वो एक्चुअली हासिल करेगी, ऐसा सेंटेंस कहना चाह रहा है। मीनिंग भी बताया, वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा वो भी समझाया। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पे, द यंग मैन एलिजिबल। दोस्तों याद कर लो, ये तो एलिजिबल के साथ तो फॉर का प्रयोग करते हैं। एलिजिबल फॉर मैरिज, एलिजिबल फॉर मैरिज का मतलब शादी योग्य हो चुका है। एलिजिबल का मतलब वैसे ही योग्य होता है। एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, आपने ये वर्ड सुना होगा। सो एलिजिबल का मतलब हो गया योग्य, तो एलिजिबल फॉर मैरिज का मतलब है शादी योग्य व्यक्ति जो यंग मैन है वो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा ये कहना चाह रहा है। कैन अप्लाई टू द मेट्रन ऑफ द रेस्क्यू होम। मेट्रन का मतलब क्या होता है दोस्तों, मेट्रन का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान जो जितने भी वहां पे पेशेंट हैं, आमतौर पे जो रेस्क्यू होम है, तो आप देख सकते हैं रेस्क्यू होम में भी वो लोग आएंगे जो कहीं से भाग के आए हैं। रेस्क्यू होम जनरली उनके लिए आता है जो कहीं से भाग के आ जाते हैं, या कहीं कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर आपने सुना होगा, वैसा होता है रेस्क्यू होम। वहां पे जो उनके ऊपर एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो सबको संभाल सके। तो ये कहना चाह रहा है कि जो शादी योग्य युवा हैं, युवक हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, मेट्रन पोस्ट के लिए। क्वेश्चन 22 में याद रखने वाली बात क्या है दोस्तों, अप्लाई टू, ये ध्यान रखना, अप्लाई टू द मेट्रन। अगर यहां पोस्ट शब्द लिख रहा होता तो अप्लाई फॉर आता, अगर यहां पोस्ट स्वयं लिखी है तो अप्लाई टू द मेट्रन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 23 नंबर देखिए, एज अ पॉलिसी ऑफ द ऑफिस, ऑफिस की पॉलिसी के अनुसार, पॉलिसी के रूप में, एज अ पॉलिसी, पॉलिसी है उसकी क्या, ही इज नॉट फिट फॉर। आप तो याद ही रख लो मेरे भाई, फिट फॉर द पोस्ट, मैंने कहा था पोस्ट के लिए तो फॉर ही लगाते हैं हम, और फिट के साथ वैसे भी फॉर लगेगा, फिट फॉर द पोस्ट, एलिजिबल फॉर द पोस्ट। तो हम ये कहना चाह रहे हैं ही इज होल्डिंग, जो वह होल्ड कर रहा है, जिस पोस्ट पर अभी वो है, जिस पद पर अभी वो है, वह पद के लिए वह एलिजिबल नहीं है, फिट नहीं है, योग्य नहीं है, अवसर ही उसका गलत है दोस्तों, वह फिट है ही नहीं। तो फिट के साथ भी फॉर आएगा, एलिजिबल के साथ भी फॉर आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं क्या आएगा, आफ्टर स्ट्रेइंग और डिसग्रेसिंग क्या मतलब है दोस्तों। स्ट्रे डॉग्स आपने सुने होंगे, स्ट्रे का मतलब क्या होता है, स्ट्रे का मतलब होता है ऐसे कुत्ते जो बहुत ही आवारा कुत्ते होते हैं, सड़कों पे जो गलियों के कुत्ते होते हैं, गली का कुत्ता कहते हैं ना अपन, गली का कुत्ता। सो आप ये समझिए कि इधर उधर भटकना इज स्ट्रेइंग। स्ट्रेइंग का मतलब होता है भटकना, इधर उधर भटकना, अपने मेन बात से भटक जाना। और आप भी देख सकते हैं द मेन सब्जेक्ट वर्ड आया है,
तो स्ट्रेइंग फ्रॉम या डिसग्रेसिंग फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। मेन पॉइंट से तो, मेन सब्जेक्ट से, मुख्य विषय से तो भटक ही गया था, ऐसा ये कहना चाह रहा है। आगे लिखा हुआ है ही रिवर्टेड। रिवर्टेड का मतलब होता है पुनः आना, वापस आना, पुनः रिप्लाई देना। मैं रिवर्ट करता हूं, आपने सुना होगा रिवर्ट। यहां कई लोग ध्यान देंगे दोस्तों, रिवर्ट बैक यूज लेते हैं, गलत है। अरे भाई, रिवर्ट में बैक अपने आप ही आ गया है, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार से रिवर्ट के साथ बैक नहीं लगाते हैं। तो यहां पे रिवर्टेड टू इट अगेन, वह पुनः उस पे आया। सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है वो एक बार वापस देख लें। आफ्टर स्ट्रेइंग फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट से भटकने के बाद वह पुनः वहां पे आया, ऐसा ये कहना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पे। द टू इंजर्ड पर्संस, जो दो इंजर्ड पर्संस थे, इंजर्ड का मतलब चोटिल, घायल, जिन्हें इंजरी लग चुकी है, ऐसे दो घायल लोग जो थे, सकम्ड डैश देयर इंजरीज। दोस्तों सकम्ड के साथ याद कर लो प्रेपोजिशन टू आएगा। सकम्ड टू डेथ का मतलब क्या है? सकम्ड टू डेथ यानी हार मान लेना, समर्पण कर देना, चोक कर जाना। वो डेथ को चोक कर गए, यहां पे है इंजरीज को चोक कर गए इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। वो हॉस्पिटल, जिला जो हॉस्पिटल यानी अस्पताल में होता है, वहां पे। आगे चलते हैं दोस्तों, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आखिरी 5 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 26 नंबर पे कह रहा है एट डस्क। दोस्तों दो शब्द होते हैं, डस्क और डॉन, DAWN, डॉन यानी भोर, सुबह की शुरुआत, जो सुबह से पहले होता है, मॉर्निंग से जस्ट पहले जब आप लालिमा देखते हैं उसे कहते हैं DAWN, डॉन। और एक होती है दोस्तों सांझ, शाम ढलने के बाद हल्का हल्का जो लालिमा रहता है उसे कहते हैं सांझ यानी कि डस्क। इवनिंग से करीब करीब नजदीक एक शब्द आता है डस्क। द इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब क्या होता है? दखल अंदाजी करने वाले, बीच में घुसने वाले, जहां जिनकी जरूरत नहीं है वो लोग अगर आ जाएं तो उन्हें क्या कहेंगे? इंट्रूडर कहेंगे। एमर्ज्ड फ्रॉम बिहाइंड द, एमर्ज के साथ फ्रॉम आएगा। आप अगर एमर्ज हो रहे हो, एमर्ज का मतलब है निकल रहे हो, प्रस्फुटित हो रहे हो, तो दोस्तों किसी ना किसी चीज से प्रस्फुटित होंगे। तो फ्रॉम बिहाइंड द बुश का मतलब क्या है? कि भैया झाड़ियों के पीछे से वो एकदम से निकल के आए। तो एमर्ज शब्द के साथ याद रखना दोस्तों, फ्रॉम ही आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक एक प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ चुका है हमारा 27। ऑल्दो इट इज एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, हालांकि, ऑल्दो का मतलब है हालांकि, वैसे तो, ऑल्दो का मतलब है हालांकि, वैसे तो, वैसे तो ये एक एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है। ये क्या होता है भाई एग्जैजरेटेड? एग्जैजरेटेड का मतलब है राई का पहाड़ बना देना, बढ़ा चढ़ा के बात करना, तिल का ताड़ कर देना, यानी बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना। तो ये एक एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है वैसे तो। इट डज नॉट डिट्रैक्ट, डिट्रैक्ट का मतलब है अलग हो जाना। फ्रॉम द ट्रूथ, यहां पे फ्रॉम का प्रयोग होगा। डिट्रैक्ट का मतलब है रास्ता बदल देना, अलग हो जाना, दूर रहना, हटके रहना, बच के रहना। तो सच से वो दूर नहीं है। मान लिया कि ये जो बात उसने कही है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कही है, लेकिन गलत नहीं कही है, झूठ नहीं कही है, सच से दूर नहीं है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। चलो दोस्तों आखिरी 3 सवाल रह गए हमारे। द प्लेयर्स रिमॉन्स्ट्रेटेड फॉर द एम्पायर। दोस्तों रिमॉन्स्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा आपको। दोस्तों रेमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है कोई चीज का हम अगर विद्रोह करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, तो जिस इंसान के साथ आर्ग्यू करते हैं वहां लगाते हैं विद। यानी कि द प्लेयर्स रेमॉन्स्ट्रेटेड विद द एम्पायर, एम्पायर से वो आर्ग्यू करने लगे। आप किसी का विद्रोह करना, प्रोटेस्ट करना, आर्ग्यू करना, उसके लिए वर्ड आता है रेमॉन्स्ट्रेट। और किस चीज के लिए? अगेंस्ट, दोस्तों उस बात के खिलाफ जो उसकी पार्शियलिटी है, जो उसने पार्शियलिटी की। क्या होता है पार्शियलिटी? पार्शियलिटी का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों बायसिंग या फिर भेदभाव। बायसिंग अंग्रेजी में और भेदभाव हिंदी में। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो उसने भेदभाव किया, अगेंस्ट, उसके खिलाफ जो है एम्पायर से रेमॉन्स्ट्रेट किया उन्होंने। रेमॉन्स्ट्रेट का मतलब आप समझें किसी भी प्रकार से आर्ग्यू करना, वाद विवाद करना, प्रोटेस्ट करना, विरोध करना। तो यहां पे दोनों शब्द हमने देखे दोस्तों, दोनों कौन से प्रीपोजिशन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखें। लर्न टू ग्रैपल। ग्रैपल का मतलब क्या है? प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ।
ग्रैपल विद द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। मतलब क्या है दोस्तों, आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही है जिंदगी में, लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, उससे बचने का प्रयास करें, समझें, उसके साथ एडजस्ट होने का समझें, आप लर्न करें, सीखें, उसको कहते हैं लर्न। आखिरी दोस्तों, दिस फेलो इज गुड फॉर नथिंग। ये तो शायद आपने बहुत सारी बार बोला होगा, सुना होगा, देखा होगा, कोई किसी को बोल रहा है गुड फॉर नथिंग है, नाकारा है, बेकार है, किसी काम के लिए अच्छा ही नहीं है। गुड यानी अच्छा है, नथिंग यानी किसी चीज के लिए अच्छा है ही नहीं, गुड फॉर नथिंग कहते हैं इसे। तो यहां दोस्तों समाप्त होता है हमारा आज का एक और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर जी खत्म हो जाती है, एच आगे आने वाली है। अगले वीडियो में मिलेंगे आपको, उसके लिए आप लगातार इसी चैनल में बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। डिजिटल तैयारी।